कहानी शुरू होती है हमें ग्रीनलैंड के ईस्टर्न इलाके में दिखाया जाता है, जहां पर बर्फ के मैदानों के बीच एक डॉक स्लेट पे कैप्टन मिकलसन अपने साथी को ठंड से बचाने के लिए उनके शिप की ओर बढ़ रहे थे। शिप पर पहुंचकर वो देखते हैं कि उनके साथी की ठंड की वजह से पैर जम चुके हैं, इसलिए वो लोग उस आदमी की उंगलियों को निकाल देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैल सके। इसके बाद कैप्टन मिकलसन अपने क्रू मेंबर्स को बताते हैं कि ये लोग जिन गुम हुए खोजियों की तलाश में गए थे वो लोग तो इन्हें नहीं मिले, पर उन लोगों में से एक की डेड बॉडी के पास इन्हें एक डायरी और मैप मिला है। इस मैप पर एक जगह पर निशान है जहाँ पर उन लोगों ने पत्थरों के टीले पर कुछ सबूत छुपाए हैं और कैप्टन मिकलसन चाहते हैं कि वो जाकर उन सबूतों को लाएंगे। ये सुनकर सारे क्रू मेंबर्स डर जाते हैं क्योंकि ये सफर ग्रीनलैंड के बर्फीले इलाके में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला था। इन्हें ये भी नहीं पता था कि ये वापस लौट पाएंगे या नहीं। कैप्टन मिकलसन इन लोगों में से किसी एक को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और ये लोग सुबह तक अपना फैसला बताएंगे। दरअसल ये लोग उन सबूतों के पीछे इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि यूएसए ने ग्रीनलैंड के एक हिस्से को एक द्वीप कहकर कब्जाने की कोशिश की और इन एक्सप्लोररों को यहाँ इसलिए भेजा गया है ताकि वो ये पता लगाएं कि वो कोई द्वीप नहीं है बल्कि ग्रीनलैंड का ही एक हिस्सा है, जिससे कि यूएसए उस जगह को कब्जा ना सके। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर कैप्टन मिकलसन के साथ उनके क्रू मेंबर्स में से कोई भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि जहाँ पर कैप्टन जाना चाहते हैं उसकी दूरी लगभग मॉस्को से रोम जितनी होगी, इसलिए यहाँ मौजूद सारे लोग डर रहे होते हैं। तभी इन लोगों के बीच एक छोटे कद का आदमी जिसका नाम आइवर था, वो इस शिप का मैकेनिक होता है। वो जाकर सीधा कैप्टन मिकलसन से मिलता है और उन्हें कहता है कि कैप्टन मैं आपके साथ चलना चाहूंगा। हालांकि आइवर को ऐसे बर्फीले इलाकों में खोज करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, पर वो इससे पहले नेवी में था। यहाँ मिकलसन जानता है कि आइवर को ऐसी परिस्थितियों में सरवाइव करने का कोई भी नॉलेज नहीं है, पर फिर भी वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे इस खतरनाक जर्नी में एक साथी की जरूरत है। यहाँ आइवर को बताया जाता है कि मैं डॉग्स से ज्यादा लगाव नहीं रखना है, हालात बिगड़ने पर तुम्हें इन्हीं डॉग्स को मारना पड़ सकता है। ये जानने के बाद अब आइवर पूरी तरह से तैयार था सफर में जाने के लिए। अब 1 मार्च 1910 की सुबह कैप्टन मिकलसन और आइवर अपने सफर के लिए निकलने वाले थे। जाने से पहले कैप्टन अपने क्रू से कहते हैं कि वो अगस्त तक इन तक लौट जाएंगे। इतना कहकर कैप्टन मिकलसन आइवर के साथ अपने डॉक स्लेट से यहाँ से सफर के लिए निकल पड़ते हैं। ये दिन में डॉक स्लेट से चला करते और रात में आराम किया करते थे। मिकलसन आइवर से बहुत कम ही बात किया करते, वो अपनी ज्यादातर एनर्जी अपने काम को दिया करते और साथ ही वो जिन भी जगहों से गुजरा करते उनकी जानकारी डॉक्यूमेंट और मैप के जरिए अपने पास कलेक्ट करते रहते हैं। इस तरह चलते हुए कुछ दिन इन्हें अपने सफर में बीत जाते हैं क्योंकि रास्ता सीधा और बिना ढलान वाला था। अब एक दिन जब ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे तो आइवर अपने डॉक स्लेट की स्पीड बढ़ा देता है, ना जानते हुए कि आगे क्या हो सकता है, और तभी अचानक एक हादसा हो जाता है। आइवर का डॉग स्लेट जाकर खाई में गिर जाता है, जिससे कि आइवर का लीड डॉग खाई में गिरकर मर जाता है। आइवर अपने लीड डॉग को खोकर दुखी था क्योंकि सफर के दौरान आइवर को उस डॉग से लगाव हो गया था, पर जैसा कि शुरुआत में आइवर को बताया गया था कि सफर में इस तरह के हादसे होते रहते हैं तो तुम्हें डॉग से कोई भी लगाव नहीं रखना है। और साथ ही आइवर की स्लेट खाई में गिरने की वजह से उनके 2 हफ्तों का राशन भी खो दिया। इस बात से मिकलसन को आइवर पर काफी गुस्सा आता है, पर वो फिर भी उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि इस जगह पर उसका वही अकेला साथी है। ये लोग उस जगह से आगे बढ़कर एक नदी तक पहुँचते हैं। उस नदी को पार करने के बाद ये लोग अपना कैंप लगाते हैं। यहाँ आइवर कैप्टन मिकलसन से पूछता है कि आप इतना खतरनाक और जोखिम भरा काम क्यों करते हैं। आइवर इस बारे में नहीं जानता कि अगर इन लोगों ने उन सबूतों को ढूंढ नहीं निकाला जिन पर इस बात का एविडेंस है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क का वो हिस्सा एक द्वीप नहीं बल्कि ग्रीनलैंड का ही एक हिस्सा है, उस हिस्से को ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा नहीं बता पाया तो अमेरिका उन सारे इलाकों पर कब्जा कर लेगी। ये उन लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण और जरूरी है। मिकलसन आइवर के इन सवालों पर उससे पूछता है कि तुम मैकेनिक का काम क्यों करते हो, जिस पर आइवर मिकलसन से कहता है कि मैं उन कामों में अच्छा हूँ। तो आइवर के जवाब में मिकलसन उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इस काम में बेहतर हूँ। मैं इस तरह के कामों को पूरा करने के बाद सेटिस्फाई फील करता हूँ। रात होने पर आइवर के हाथ पर एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में बहुत सारी लड़कियां होती हैं और आइवर ने अपनी इमेजिनेशन से उन सभी लड़कियों के नाम रख दिए हैं। वो उनसे बातें किया करता है। आइवर मिकलसन से पूछता है कि कैप्टन आप इनमें से किस लड़की को चुनेंगे। मिकलसन उस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखता है और उस तस्वीर में से एक लड़की को चुनता है जिसका नाम वो नाया रखता है। ये देखकर आइवर कैप्टन से कहता है कि मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप उससे जल्द ही मिले। ये अपने सफर को शुरू करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें 1 महीना हो जाता है। वक्त बीतने के साथ इनका सफर और भी मुश्किल होता जा रहा था और मुश्किलों के चलते कैप्टन मिकलसन के बर्ताव में बदलाव आते जा रहा था। वो चिड़चिड़ा और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा था, पर आइवर का बर्ताव जैसे का वैसा ही था। इनके बहुत से डॉग्स भी मारे जा चुके हैं
और ये लोग उन डॉग्स को अपने बाकी बचे हुए डॉग्स का खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये थक चुके हैं पर फिर भी ये लगातार आगे बढ़ रहे थे और इस तरह इन्हें 84 दिन बीत चुके थे। आइवर नहीं जानता था कि उनका सफर कब खत्म होगा और इसलिए आइवर मिकलसन से कहता है कि क्या हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि हमारा खाना भी खत्म होने वाला है। मिकलसन आइवर को कहता है कि हमें उस पत्थर के टीले जिसे केन कहा जाता है जिन पर हमसे पहले आए खोजकर्ताओं ने सबूत छुपाए हैं, हमें उन सबूतों को लाना होगा वरना हमारे देश का एक हिस्सा अमेरिका कब्जा लेगी। क्योंकि इन लोगों के पास अब डॉग्स कम बचे थे तो ये लोग फैसला करते हैं कि ये एक ही स्लेट लेके जाएंगे और ये यहाँ से एक स्लेट में ही आगे का सफर तय करते हैं। काफी दिनों तक लगातार चलने के बाद मिकलसन को कुछ दूरी पर वो पत्थर का टीला दिखाई देता है। जब ये लोग उसके पास जाते हैं तो उस पत्थर के केन के अंदर इन्हें कुछ सबूत मिलते हैं। ये देखकर मिकलसन और आइबर काफी खुश थे और उसके अंदर इन्हें वो नक्शा मिल जाता है जिसे उन खोजकर्ताओं ने बनाया था जो यहाँ पहले आए थे और इन्हें साथ ही एक लेटर मिलता है जिस पे लिखा था हम आगे तक गए थे पर हमें ऐसी कोई नदी या झील नहीं मिली जो कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क के उस हिस्से से अलग करती हो। यहाँ पहले आए उन खोजकर्ताओं ने कुछ खाने की चीजें भी रखी होती हैं। ये दोनों की दोनों यहाँ पर सबूत पाकर काफी खुश थे क्योंकि ये लोग जिस मकसद से यहाँ आए थे वो अब पूरा हुआ। इनसे 3 साल पहले जो खोजकर्ताओं ने उन सबूतों को यहाँ रखा वो इसलिए रखा क्योंकि वो जान चुके थे कि वो आगे तक नहीं पहुँच पाएंगे और कोई अगर उन्हें ढूंढने आए तो ये सबूत उन्हें मिल जाए। हालांकि मिकलसन और आइबर के पास अब खाना नहीं था पर जो उन्हें खाना मिला होता है ये उन खाने को खाकर वापस अपने शिप की ओर अब बढ़ने लगे थे क्योंकि इन्हें अगस्त के महीने तक उस शिप तक पहुंचना है, नहीं तो वो शिप चले जाएगा। आते वक्त कैप्टन मिकलसन ने अपने क्रू को बचाने के लिए उन्हें ऐसा कहा था कि अगर हम अगस्त तक वापस ना लौटे तो तुम लोग यहाँ से चले जाना। अब ये लगातार अपने सफर में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। थकान की वजह से इनके डॉग्स भी एक एक कर मर रहे थे। अब क्योंकि इनके पास खाना खत्म हो चुका था तो ये उस डॉग के एक मांस के टुकड़े को खाते हैं जिसकी वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इस हालात में कैप्टन मिकलसन का तजुर्बा काम आता है और ये ऐसी सिचुएशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। एक बार फिर ये अपने सफर को शुरू करते हैं। काफी लंबी दूरी तय करने के बाद ये रात में आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। सवेरे जब आइवर शिकार के लिए जाता है तो तभी उसे कैंप की ओर से डॉग्स के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जब वो कैंप की ओर बढ़ता है तो वहाँ पर एक पोलर बियर ने उनके 3 डॉग्स को मारकर अब मिकलसन पर हमला कर रहा था। ये देखकर आइवर अपनी बंदूक से पोलर बियर को शूट करके मार देता है जिसकी वजह से मिकलसन बर्फ के नीचे पानी में गिर जाता है। आइवर तुरंत मिकलसन को पानी से बाहर निकालता है और 2 दिनों तक उसकी देखभाल करता है क्योंकि -40 डिग्री में पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। वो पूरी तरह से बीमार हो गया था। 2 दिन बीतने के बाद मिकलसन के हालात में सुधार आता है और ये जब यहाँ से निकलने वाले थे तो ये अपनी स्लेट को यहीं पर छोड़ देते हैं ताकि कम वजन से कम थके और ज्यादा दूरी तय कर सके। ये पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। लगातार चलने के बाद इनके सामने एक जमी हुई झील थी। यहाँ कैप्टन मिकलसन को अब लगने लगा था कि ये अपने शिप तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए ये लोग उसी तरह एक पत्थर का टीला बनाकर उन सबूतों को यहाँ रख देते हैं जो कि इन्हें उन पत्थरों के केंद्र से मिले और ये किसी तरह बड़ी ही मुसीबतों से उस जमी हुई झील को पार करते हैं। इन्हें आज अपने सफर में 184 दिन बीत चुके हैं। ये लगातार अपने पैरों से आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर इन्हें अपना शिप दिखाई देता है। ये लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं और अपने साथियों को आवाज लगाते हैं पर वो वहाँ पहुँच के देखते हैं कि उनके साथियों में से कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। पर उन लोगों ने जाने से पहले अपने शिप की लकड़ियों से इन लोगों के लिए एक घर जैसा कैबिन बना रखा था जिसपे इन लोगों के लिए 1 साल का खाने का राशन मौजूद था। ये दोनों उस कैबिन के अंदर आ जाते हैं। इन्हें बहुत दुख होता है कि इनके साथी इन्हें छोड़कर वापस लौट गए, लेकिन यहाँ कैप्टन मिकलसन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारता। वो आइवर को पूरे यकीन के साथ कहता है कि हमें ढूंढते हुए कोई ना कोई खोजी दस्ता यहाँ तक जरूर आएगा पर हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हमें डेनमार्क में कैप्टन मिकलसन के उन्हीं दोस्तों को दिखाया जाता है जो वापस लौट चुके थे। वो सरकारी ऑफिसरों के सामने बैठे हुए थे जो उनसे पूछते हैं कि क्यों तुम उन लोगों को वहाँ पर छोड़कर आ गए। वो बताते हैं कि हमारा जहाज टूट चुका था, हमें वहाँ पर कुछ मछुआरों ने बचाया। अगर हम उनके साथ वापस लौटकर नहीं आते तो हम सभी के सभी मारे जाते। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें बचाने के लिए एक और खोजी दस्ते को वहाँ भेजें जो मिकलसन और आइबर को वहाँ से बचाकर वापस ले आए। वहीं हमें मिकलसन और आइबर को दिखाया जाता है जिन्हें यहाँ पूरे के पूरे 242 दिन हो चुके हैं। मिकलसन हमेशा आइबर से कहा करता, देखना हमें बचाने यहाँ पर एक जहाज आएगा। यहाँ पर इन लोगों के लिए जो केबिन बनाया गया था उनमें खाने के लिए भरपूर चीजें थी और मिकलसन ने यहाँ पर एक म्यूजिक प्लेयर को भी ठीक कर लिया होता है जिससे कि ये गाना सुना करते। अब एक रात जब मिकलसन सो रहा होता है तभी उसे सपने में वही केन दिखाया जाता है जहाँ इन लोगों ने उन सबूतों को छुपाया था। वहाँ पर उस पत्थर के टीले को एक बर्फीला भालू तोड़ रहा है और उसने सारे सबूतों को खराब कर दिया। मिकलसन
मिकलसन डर के नींद से जाग जाता है और वो आइवर से कहता है कि हमें सबूतों को वापस लाना होगा, वहाँ पर सबूत सुरक्षित नहीं है। इनका यह सफर 1 महीने का होने वाला था। ये खाने का सामान लेकर उस पत्थर के केंद्र तक पहुंच जाते हैं। मिकलसन जब उन पत्थरों को देखता है तो उसे किसी ने तबाह किया हुआ था। सच में शायद यहाँ पर किसी भालू ने हमला किया था, क्योंकि इन लोगों ने उस केन पर कुछ खाने का सामान भी रखा था। पर यहाँ सबूत सुरक्षित थे और ये लोग सबूत को सुरक्षित देखकर खुश थे। आइबर मिकलसन से कहता है कि कैप्टन, आपको कैसे पता चला कि सबूतों को खतरा है? जिस पर मिकलसन आइबर को कहता है कि सपनों का कोई ना कोई मतलब होता है। ये लोग अपनी जगह से 200 मील दूर आए थे, इन्हें जल्द से जल्द वापस पहुंचना होगा। हालांकि वहां से निकलने से पहले आइबर ने मिकलसन को कहा था कि हमें यहाँ कोई ना कोई नोट छोड़ना चाहिए, ताकि अगर हमारे ना रहते कोई रेस्क्यू टीम यहाँ आती है तो उन्हें हमारे होने का पता चल जाएगा। पर मिकलसन ने आइबर की बात नहीं मानी थी। उसने उससे कहा था कि हम बहुत जल्द ही यहाँ वापस पहुंच जाएंगे, और इन लोगों ने वहाँ कोई भी नोट नहीं छोड़ा। और जब ये वापस आके देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इन्हें ढूंढते हुए यहाँ एक खोजी दस्ता आया था, पर इनके यहाँ ना होने पर उन लोगों ने समझ लिया कि ये दोनों मारे जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब इन्हें यहाँ पर कभी भी कोई भी वापस लेने नहीं आएगा। आइबर इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है। मिकलसन को भी अपनी गलती पर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर उन्हें कोई ना कोई सुराग या नोट छोड़कर जाना चाहिए था। अब क्योंकि इनका खाना भी पूरी तरह से खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से मिकलसन की दिमागी हालत खराब होते जा रही थी। मिकलसन को हर तरफ उसी लड़की के हेलुसिनेशन हो रहे थे, जिसकी फोटो आइबर ने उसे दिखाई थी, जिसका नाम उसने नाया रखा था। वो नाया से बात करता रहता है। इन्हें आज यहाँ 3 साल होने जा रहे थे। वहीं हमें डेनमार्क में दिखाया जाता है, जहाँ पर मिकलसन का दोस्त, जिसने इससे पहले उन्हें बचाने के लिए मदद भेजी थी, वो फिर से अपने ऑफिसर से कहता है कि हमें वहाँ जाने पर कुछ झूठे बर्तन दिखाई दिए। इसका मतलब ये कि अभी भी मिकलसन और आइबर जिंदा हैं, तो हमें उन्हें बचाने के लिए एक बार और कोशिश करनी चाहिए। पर इस बात को सुनकर वो ऑफिसर मिकलसन के दोस्त की बात को खारिज कर देता है। वहीं हमें मिकलसन और आइबर को दिखाया जाता है, जिनकी उम्मीद अब पूरी तरह से टूट चुकी है। वो पूरी तरह से थक चुके हैं और इन्हें दोबारा वापस लेने कोई नहीं आया। एक दिन आइबर मिकलसन से कहता है कि मैंने सपने में उसी फोटो वाली लड़की नाया को देखा। इस बात से मिकलसन भड़क जाता है। वो उस पर हमला कर देता है और हमले में बंदूक में बची 2 गोली में से एक गोली उस पर चला देता है, पर आइबर किसी तरह उस गोली से बच जाता है। आइबर कैप्टन को संभालता है और वो उन्हें कैबिन के अंदर लेके जाता है। अब एक सुबह मिकलसन और आइबर देखते हैं कि उनके कैबिन का दरवाजा कोई खटखटा रहा है। वो समझ जाते हैं कि उनके कैबिन के बाहर एक बर्फीला भालू है। उनके पास बंदूक में सिर्फ एक ही गोली होती है, और जब वो बंदूक लेकर बाहर आके देखते हैं तो वहाँ कोई भालू नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए कुछ लोग आए हैं। वो लोग इन्हें पानी के जहाज से बचाकर वापस लेके जाते हैं। डेनमार्क पहुंचकर ये सारे सबूत अपने सीनियर ऑफिसर को दे देते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि ग्रीनलैंड का वो हिस्सा बल्कि डेनमार्क की ही एक टेरिटरी है, जिसे अब अमेरिका नहीं कब्जा सकता। इस काम को कर ये दोनों काफी फेमस हो जाते हैं, और हमें लास्ट में मिकलसन को उसी लड़की के साथ दिखाया जाता है, जिसकी तस्वीर आइबर ने मिकलसन को दी थी और उसने उसका नाम नाया रखा था। यहाँ आइबर को समझ आ जाता है कि मिकलसन क्यों उसके पीछे एक गन लेके दौड़ा था। 1 साल बाद कैप्टन मिकलसन नाया से शादी कर लेते हैं। मिकलसन और आइबर ने अपनी जिंदगी आपस में दोस्त बनकर बिताई, और अब हमें आखिर में कैप्टन मिकलसन और आइबर की असली तस्वीर दिखाई जाती है, जिससे कि हम इनके असली चेहरे देख पाते हैं। और इसी के साथ ये सच्ची और इंस्पायरिंग कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, जिसका नाम अगेंस्ट द आइस था।